नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी 800 साल पुरानी पहेली को सुलझाने वाले हैं जो प्राचीन विज्ञान, एक भयानक श्राप और एक ऐसे रहस्य का कॉम्बिनेशन है जिसे सदियों से दुनिया से छिपा कर रखा गया है। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जो अपने समय से सदियों आगे था, लेकिन आज एक वीरान खंडर बन चुका है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सोचने वाली बात है, राइट? बात है साल 1903 की। बंगाल के उस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर J.A. बर्डिलिन अपनी टीम के साथ इस मंदिर का दौरा करने आए थे और उस दिन उन्होंने अंदर कुछ ऐसा देखा जिसके बाद एक बेहद चौंकाने वाला ऑर्डर पास किया गया। उन्होंने मंदिर के मेन गर्भगृह यानी इनर सैंक्टम को लाखों टन रेत और बालू से पूरी तरह से भर देने का निर्देश दिया और दरवाजे हमेशा के लिए सील कर दिए गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह बड़ा कदम सिर्फ एक गिरते हुए मंदिर को बचाने के लिए था, या फिर उस अंधेरे गर्भगृह में कोई ऐसा खौफनाक राज छिपा था जिसे दुनिया से दूर रखना बहुत जरूरी था। आइए इस सफर को थोड़ा मैप आउट करते हैं। ये एक लंबा और उतार चढ़ाव भरा सफर होने वाला है। हम 13वीं शताब्दी के प्राचीन इंजीनियरिंग मार्वल से शुरू करेंगे, फिर 16वीं शताब्दी के आक्रमणों को देखेंगे, 1903 के उस मिस्टीरियस सीलिंग पर बात करेंगे और सीधे आज के समय यानी 2025 के मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल ऑपरेशंस तक आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ग्रैंड स्ट्रक्चर की शुरुआत ना किसी राजा की महत्वाकांक्षा से नहीं, बल्कि एक श्राप और पश्चाताप से हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को उनके अहंकार की वजह से कुष्ठ रोग का भयंकर शाप मिला था। कहा जाता है कि 12 साल तक चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्यदेव की कठोर तपस्या करने के बाद सांब इस रोग से मुक्त हुए थे। ग्रैटिट्यूड के रूप में उन्होंने उसी जगह पर सूर्यदेव का मंदिर बनवाया जहां उन्हें नदी में सूर्यदेव की एक अद्भुत मूर्ति मिली थी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इतिहास के पन्नों पर अगर नजर डालें तो इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के प्रतापी राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। और यहां ये नंबर 12 ना इस पूरी कहानी में बहुत ज्यादा अहम है। अपनी माता के संकल्प को पूरा करने और मशहूर जगन्नाथ मंदिर की भव्यता को टक्कर देने के लिए राजा नरसिंहदेव ने, ध्यान से सुनिएगा, अपने राज्य के पूरे 12 सालों के टोटल रेवेन्यू के बराबर की धनराशि इस एक प्रोजेक्ट में लगा दी थी। ये सच में किसी भी कल्पना से बाहर का इन्वेस्टमेंट था। इसकी भव्यता का अंदाजा आप बस इस एक बात से लगा सकते हैं। 1580 ईस्वी में सम्राट अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी किताब आईन-ए-अकबरी में लिखा था कि इस मंदिर की सुंदरता और इसके निर्माण की लागत का अंदाजा लगाना भी दिमाग की पहुंच से बाहर है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये उस वक्त की इंजीनियरिंग और आर्ट का एब्सोल्यूट पीक था। लेकिन इस ग्रैंडियर के पीछे एक मैसिव ह्यूमन टेंशन भी चल रही थी। चीफ आर्किटेक्ट बिशु महाराणा की लीडरशिप में पूरे आर्यवर्त से लगभग 1200 हाईली स्किल्ड कारीगरों को लाया गया था। इन 1200 लोगों ने इस मेगा प्रोजेक्ट को रियलिटी बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया और इस पूरे प्रोसेस में वही नंबर वापस आता है, पूरे 12 साल लग गए। पर निर्माण के आखिरी चरण में एक भयंकर संकट आ खड़ा हुआ। मेन स्ट्रक्चर तो रेडी था, लेकिन उसके टॉप पर जो भारी भरकम कलश लगना था वो सेट ही नहीं हो पा रहा था। जब कई अटेम्प्ट्स फेल हो गए तो राजा का पेशेंस टूट गया। उन्होंने एक बेहद क्रूर लाइफ और डेथ अल्टीमेटम दे दिया। अगर अगले दिन सनराइज तक वो कलश स्थापित नहीं हुआ तो सभी 1200 कारीगरों का सिर कलम कर दिया जाएगा। इमेजिन कीजिए, मौत का एक लंबा साया उस पूरे साइट पर छा गया था। उस रात वहां एक खौफनाक सन्नाटा था। तभी वहां चीफ आर्किटेक्ट का 12 साल का बेटा धर्मपद पहुंचा। उस छोटे से जीनियस बच्चे को मंदिर के मैग्नेटिक फील्ड की बहुत डीप नॉलेज थी। उसने रात के अंधेरे में ही बिल्कुल अकेले उस बाहरी कलश को परफेक्शन के साथ सेट कर दिया। लेकिन सुबह जब कारीगरों ने यह चमत्कार देखा तो खुशी की जगह उन्हें डर लगने लगा। उन्हें लगा कि अगर राजा को पता चला कि जो काम 1200 मास्टर कारीगर नहीं कर सके वो एक 12 साल के बच्चे ने कर दिया, तो वो उन्हें अयोग्य मानकर पक्का मरवा देगा। उन 1200 कारीगरों की जान और अपने पिता की इज्जत बचाने के लिए धर्मपद ने उसी मंदिर के शिखर से नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। एक बहुत ही ट्रेजिक एंड। खैर, धर्मपद का बलिदान बेकार नहीं गया। जो स्ट्रक्चर उसने पूरा किया था वो इंजीनियरिंग का एक ऐसा मास्टर क्लास था जो सदियों तक टिकने वाला था। इसे कहते हैं एंशिएंट आयरन लॉक सिस्टम। सोचिए, जब सीमेंट का आविष्कार तक नहीं हुआ था तब हमारे एंशिएंट इंडियन बिल्डर्स ने विशाल पत्थरों को जोड़ने के लिए लोहे की मोटी प्लेट्स और क्लैंप्स का यूज किया था। ये इंटरलॉकिंग सिस्टम इतना रॉक सॉलिड था कि समंदर की नमकीन हवाएं और बड़े बड़े भूकंप भी इसका बाल बाका नहीं कर सके।
अब इसकी वास्तुकला का एक और माइंड ब्लोइंग हिस्सा देखते हैं। इस पूरे मंदिर को सूर्यदेव के एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया था। इस रथ में 24 पहिए लगे हैं जो साल के 12 महीनों को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कोई डेकोरेशन पीस नहीं है, ये एक्चुअली एक बेहद एक्यूरेट एंशिएंट सनडायल है। पहिए की 8 बड़ी तीलियां 3-3 घंटे के इंटरवल्स को दिखाती हैं जो मिलकर 24 घंटे का साइकिल बनाती हैं। और उनके बीच की जो छोटी तीलियां हैं ना, वो 3 मिनट तक का एग्जैक्ट टाइम बता सकती हैं। मतलब आप सिर्फ परछाई देखकर एकदम एक्यूरेट टाइम बता सकते हैं। अमेजिंग, राइट? और आप जरा मॉडर्न साइंस और हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा पैराडॉक्स देखिए। पूरी दुनिया को ये पढ़ाया जाता है कि आइजैक न्यूटन ने 1666 में प्रिज्म के जरिए लाइट के 7 कलर्स की खोज की थी। लेकिन 13वीं सदी में बने इस कोणार्क मंदिर के रथ को खींचने के लिए आगे 7 घोड़े बनाए गए थे, जो दरअसल सनलाइट में मौजूद 7 कलर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? हमारे एंशिएंट बिल्डर्स ने वेस्टर्न साइंस से लगभग 400 साल पहले ही फिजिक्स ऑफ लाइट को पत्थरों पर उकेड़ दिया था। इट्स लिटरली अनबिलीवेबल। तो चलिए वापस उस राज पर आते हैं जिसे उस 12 साल के लड़के धर्मपद ने सुलझाया था। मंदिर के शिखर पर जो कलश उसने फिट किया था वो एक्चुअली कोई साधारण कलश था ही नहीं, वो 52 टन का एक मैसिव मैग्नेट था। जी हां, एक विशाल चुंबक जो इस पूरे भव्य मंदिर का मेन पावर सेंटर था। ये विशाल चुंबक हवा में मैग्नेटिक लेविटेशन का एक अनबिलीवेबल चमत्कार दिखा रहा था। होता यह था कि टॉप के उस 52 टन मैग्नेट और बेस में लगी आयरन प्लेट्स के बीच एक बहुत ही पावरफुल डायमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती थी। और इस प्रिसिजन बैलेंस की वजह से मंदिर के गर्भगृह में रखी सूर्यदेव की अष्टधातु की मूर्ति बिना किसी भी सपोर्ट के हवा में तैरती रहती थी, बिल्कुल मिड एयर में सस्पेंडेड। ये ग्रेविटी को मात देने वाला एंशिएंट फिजिक्स का एक एब्सोल्यूट मार्वल था। लेकिन हर गोल्डन एज का एक एंड आता है। 1568 ईस्वी में बंगाल सल्तनत के जनरल काला पहाड़ ने यहां हमला किया और यहीं से इस मंदिर की बर्बादी की शुरुआत हुई। उसने इस मंदिर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस अमेजिंग आयरन लॉक सिस्टम ने उसे फेल कर दिया। पूरा स्ट्रक्चर तो नहीं गिरा, पर हां, इस हमले में मंदिर को डैमेज बहुत हैवी हुआ था। इन आक्रमणों के अलावा इस मंदिर का समंदर के साथ भी एक बहुत डीप और थोड़ा डरावना कनेक्शन था। 16वीं और 17वीं सदी में यूरोपियंस और खास तौर पे पोर्चुगीज सेलर्स के बीच ये मंदिर ब्लैक पगोडा के नाम से बदनाम हो गया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका ये नाम किसी काले रंग की वजह से नहीं पड़ा था, बल्कि उस खौफ की वजह से पड़ा था जो इसने बे ऑफ बंगाल में मचा रखा था। एक डार्क ओमेन बन चुका था ये। आखिर ये टेरर था कैसा? दरअसल वो 52 टन का सेंट्रल मैग्नेट इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसका इफेक्ट समंदर में मीलों दूर तक जाता था। जब भी पोर्चुगीज जहाज कोस्ट के पास से गुजरते तो उनका नेविगेशन कंपास पागलों की तरह घूमने लगता था। इतना ही नहीं, जहाज के लोहे वाले हिस्सों को यह मैग्नेट इतनी वायलेंस के साथ अपनी तरफ खींचता था कि जहाज कंट्रोल खोकर सीधे कोस्ट की चट्टानों से टकरा जाते थे और पूरी तरह तबाह हो जाते थे। अपने जहाजों को इस रोज रोज के मैसिव डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए पोर्चुगीज सेलर्स ने एक आखिरी और बेहद फेटल कदम उठाया। उन्होंने मंदिर पर अटैक किया और टॉप पर लगे उस 52 टन के मैग्नेट को वहां से निकाल लिया, और उनकी इस एक चोरी ने पूरा खेल खत्म कर दिया। जैसे ही वो सेंट्रल मैग्नेट हटा, मंदिर का डायामैग्नेटिक बैलेंस पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। पत्थरों को होल्ड करने वाले आयरन लॉक सिस्टम ने अपनी पकड़ खो दी और देखते ही देखते मंदिर की विशाल दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। जब ये मंदिर कोलैप्स होने लगा तो वहां के पुजारियों ने किसी तरह उस तैरती हुई मूर्ति को निकाला और उसे पूरी शिफ्ट कर दिया ताकि वो सेफ रहे। मेन मूर्ति के जाने के बाद ये एक समय का सबसे ग्रैंड मंदिर बिल्कुल वीरान हो गया। किसी ने इसकी देखभाल नहीं की और 18वीं शताब्दी तक ये एक घने जंगल में बदल गया, एक ऐसी जगह जहां कोई जाने की हिम्मत भी नहीं करता था। लेकिन हिस्ट्री खुद को हमेशा जिंदा रखती है। 1837 में जेम्स फर्ग्यूसन ने इसे इन्हीं जंगलों के बीच वापस ढूंढ निकाला। और फिर आता है वो साल 1903, जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरू में किया था। जब ब्रिटिश गवर्नर जे बर्डलिन ने इस मंदिर को देखा तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि बिना उस सेंट्रल मैग्नेट के ये बचा खुचा ढांचा फिजिकली अनस्टेबल है और किसी भी दिन पूरी तरह कोलैप्स हो सकता है। और यहीं पर हम अपने उस सवाल पर वापस आते हैं, क्या सच में अंदर लाखों टन रेत भर देना ही इस स्ट्रक्चर को बचाने का एकमात्र ऑप्शन था? हिस्ट्री एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हाँ, गवर्नर ने इस खोखले और गिरते हुए स्ट्रक्चर को अंदर से सपोर्ट देने के लिए ही ये डेस्परेट बैंडेड सॉल्यूशन चुना था। उन्होंने गर्भगृह को रेत से कंप्लीटली पैक कर दिया और दरवाजे सील कर दिए।
टेम्पल तो गिरने से बच गया, ये सच है, लेकिन उसकी हर दीवार और हर राज उसी रेत के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गए। इस सीलिंग वाली घटना को आज 120 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और इन 120 सालों में वहां सिर्फ और सिर्फ एक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा है। सोचकर देखिए, हम स्पेस में चले गए, पर आज तक कोई भी साइंटिस्ट या इतिहासकार उस बंद असेंबली हॉल के अंदर एक कदम तक नहीं रख पाया है। वो जगह लिटरली एक सील्ड टाइम कैप्सूल बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, अब टाइम आ गया है एक बहुत ही थ्रिलिंग अपडेट का। दिसंबर 2025 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने फाइनली उसके अंदर की हालत चेक करने के लिए कोर ड्रिलिंग शुरू की है। और जो डेटा बाहर आया है ना, वो किसी शॉक से कम नहीं है। जो रेत 1903 में एकदम टॉप तक खचाखच भरी गई थी, वो डेंजरसली बैठ चुकी है और लगभग 13.5 मीटर नीचे जा चुकी है। ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, और इसी वजह से ASI ने IIT मद्रास के साथ मिलकर मॉडर्न स्ट्रक्चरल असेसमेंट्स पर काम शुरू कर दिया है। उनका गोल ये है कि एक ऐसी सेफ इंजीनियरिंग प्रोसेस बनाई जाए जिससे इस मैसिव रेत को बाहर निकाला जा सके, और वो भी बिना इन एंशिएंट दीवारों को गिराए। सदियों बाद पहली बार इस टेम्पल को प्रैक्टिकली और सेफली अनसील करने की तैयारियां चल रही हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, जब फाइनली वो मॉडर्न टूल्स काम करेंगे, जब वो सदियों से बंद दरवाजे खुलेंगे, तो उस अंधेरे गर्भगृह में हमें क्या मिलेगा? क्या वहां सिर्फ सूखी रेत होगी, या फिर एंशिएंट साइंस, एस्ट्रोनॉमी और आर्ट का कोई ऐसा लॉस्ट नॉलेज जो सदियों से छिपाकर रखा गया है और आज भी हमारा इंतजार कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब बहुत जल्द हम सबके सामने आने वाला है। इस अमेजिंग हिस्टोरिकल एक्सप्लेनर में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।